प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। समास की पिछली वीडियो में हमने समास का केवल परिचय जाना था। आज हम समास के पहले भेद अव्ययी भाव समास के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, समास का जो पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद, पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय या उपसर्ग हो अथवा शब्दों की पुनरुक्ति हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब आप इस परिभाषा को समझेंगे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है, पहले पद की प्रधानता होती है, और जो पहला पद है वो या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। या एक स्थिति और हो सकती है इसमें कि शब्दों की पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति का मतलब है कि एक ही शब्द दूसरी बार भी आ जाता है, जैसे साफ साफ, जैसे बीचों बीच। आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे, तो परिभाषा को आप समझ लीजिए। अब एक बात इसमें ये आप ध्यान रखेंगे कि पहला पद प्रधान होता है, पर यह बात 100% सही नहीं है। हिंदी में कुछ ऐसे भी उदाहरण अव्ययी भाव समास में जुड़ गए हैं जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बारे में भी हम आप बाद में पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि उसमें अव्यय या उपसर्ग शुरू में होता है, ठीक है, लेकिन जब शब्दों की पुनरुक्ति की बात आ जाती है तो उसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग भी नहीं होता, ठीक है। तो आप मुख्य बातें ये याद रखेंगे कि एक तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि जो पूर्व पद है, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग में से एक होता है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसमें शब्दों की पुनरुक्ति हो सकती है, यानी कि शब्दों की पुनरुक्ति जिस समस्त पद में होगी वो निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास होगा। और किसी भी समास में यह विशेषता नहीं है कि शब्दों की पुनरुक्ति होती हो। तो आपको अगर कोई भी ऐसा उदाहरण मिल जाए जिसमें एक ही शब्द दूसरी बार आ रहा हो, यानी कि पूर्व पद भी वही शब्द हो और उत्तर पद भी वही शब्द हो, तो आप उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसका विग्रह हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम इसके बाद देखेंगे। तो एक तो ये बात ये है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद प्रधान होता है ये अधिकतर होता है। कुछ स्थितियों में पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा पद भी प्रधान हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो अव्ययी भाव समास की जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि अव्ययी भाव समास, पहले आप इस शब्द को समझेंगे फिर आपको वो बात समझ आएगी कि अव्ययी भाव शब्द बना कैसे। सबसे पहले क्या है, अय शब्द है, मूल शब्द है अय। अय में वी उपसर्ग लगा, वी उपसर्ग लगने से यहां संधि भी हो गई, यण संधि। ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई जो है वो य में बदल जाती है। तो वी जमा अय की संधि से यह शब्द बन गया व्यय।
व्यय का अर्थ होता है खर्च होना या परिवर्तित होना। ठीक है, उसके बाद व्यय शब्द में अ उपसर्ग जुड़ गया और ये शब्द बन गया अव्यय। अव्यय का अर्थ है कि व्यय न होना, खर्च न होना या रूप परिवर्तित न होना। फिर इस अव्यय शब्द में ई प्रत्यय जुड़ गया और ये बन गया अव्ययी। अव्ययी का अर्थ है कि व्यय न होने का अर्थ है जिसमें। ठीक है, तो अव्ययी हो गया। फिर अव्ययी के साथ भाव शब्द जुड़ गया, अव्ययी भाव, यानी कि व्यय न होने का भाव है जिसमें, रूप परिवर्तन न होने का भाव है जिसमें, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जो सबसे प्रमुख जो इसकी विशेषता है वो यही है कि अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होता है वो किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलता। जैसे यथा शक्ति यावत् जीवन, आमरण प्रतिदिन। अब इन उदाहरणों में आप देखिए, जो ये पहले दो उदाहरण हैं यथाशक्ति और यावत् जीवन, इसमें ये जो यथाशक्ति शब्द है वो यथा और शक्ति इन दो शब्दों के मेल से बना है। यथा पूर्व पद, ये उत्तर पद और ये पूरा समस्त पद। अब इसमें जो यथा है ये अव्यय है। यावत् जीवन ये संधि से बना शब्द है, इसका संधि विच्छेद है यावत् जमा जीवन। यावत् का अर्थ होता है जब तक। ठीक है, और इसमें जो यावत् शब्द है ये भी शब्द नहीं है, एक अव्यय है। ठीक है, और आमरण जो है ये इसमें आ उपसर्ग है और मरण शब्द है, तो आ उपसर्ग है। और ये जो चौथा शब्द है इसमें प्रति पूर्व पद दिन उत्तर पद, इसमें प्रति उपसर्ग है। तो एक बात तो ये हुई कि अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो अव्यय है या फिर उपसर्ग है। ठीक है, अब आप देखिए इनका विग्रह क्या है। यथाशक्ति, इसमें जो उत्तर पद है वो पहले आ जाएगा। यथाशक्ति का अर्थ है शक्ति के अनुसार। यथा का अर्थ अनुसार, जैसा, जितना, ये सब अर्थ होते हैं। तो इसका विग्रह हो गया शक्ति के अनुसार। यावत् जीवन, यानी यावत् का अर्थ है जब तक। यावत् जीवन का विग्रह होगा जब तक जीवन है। आमरण, आ का मतलब से भी होता है, तक भी होता है, तो यहां आमरण का अर्थ है मरण तक, ये इसका विग्रह है। और तक को संस्कृत में पर्यंत कहते हैं, तो कहीं कहीं यहां विग्रह में मरण पर्यंत लिखा होता है। पर्यंत और तक एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद प्रतिदिन, इसके दो विग्रह हो सकते हैं, एक तो दिन दिन और एक प्रतिदिन का। प्रत्येक दिन या प्रत्येक दिन को हम हर दिन भी कह सकते हैं, हर दिन। तो ये दो नहीं तीन कह सकते हैं हम। ये तीनों इसके विग्रह बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। परीक्षा में जो भी इनमें से हमें विकल्प में दिया हो हम उसे ठीक कर देंगे। तो ये है अव्ययी भाव समास के उदाहरण, और इन सब में जो पहला पद है वो प्रधान है। प्रधान कैसे है, अब आप ये देखिए कि अव्ययी भाव समास की जो प्रमुख विशेषता है कि उसमें रूप परिवर्तन न होने का भाव होता है। जैसे अब आप ये देखिए, जो शक्ति शब्द है, जो उत्तर पद है, शक्ति का बहुवचन बन सकता है शक्तियां, शक्तियों, जब शक्ति शब्द अकेला हो। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब ये प्रयुक्त होता है तो ये इसका रूप परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब ये शक्ति शब्द यथा अव्यय के साथ जुड़ गया, अब ये समस्त पद बन गया यथा शक्ति।
अब इसका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता, यथाशक्तियां या यथाशक्तियों नहीं बन सकता। यही अव्ययी भाव समास की विशेषता होती है कि जो पूर्व पद होता है वो जब उत्तर पद में जुड़ता है तो उस पूरे समस्त पद को वो एक अव्यय बना देता है। ठीक है, ये उत्तर पद अकेला जब होता है तो बहुवचन बन सकता है, लेकिन इसके साथ, जैसे इसका और उदाहरण देखिए, यथा विधि। अब यथा विधि में आप देखेंगे पूर्व पद है यथा और उत्तर पद है विधि। अब विधि शब्द जब अकेला प्रयुक्त होगा तो विधि का बहुवचन बन सकता है विधियां, या मैंने अनेक विधियों से कार्य किया तो विधियों शब्द आ जाएगा। लेकिन जब ये विधि शब्द के साथ यथा अव्यय जुड़ गया, अब ये एक समस्त पद बन गया यथा विधि। अब ये कहीं भी वाक्य में किसी भी स्थिति में यथा विधियां यथा विधियों नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये समस्त पद ही अव्यय बन गया है। पहले ये अव्यय नहीं था, ये अव्यय नहीं है, ये विकारी है, इसका रूप परिवर्तित होता है, लेकिन अब इसके साथ जुड़कर ये भी अविकारी हो गया है, ये भी अव्यय हो गया है, और यही अव्ययी भाव समास की एक खास विशेषता होती है। तो देखिए अब ये उदाहरण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये इन समस्त पदों का विग्रह है। यथामति, मति के अनुसार, या इसका विग्रह हो सकता है जैसी मति है। यथा विधि, विधि के अनुसार, या इसका एक विग्रह हो सकता है जो विधि निर्धारित है। यथा क्रम, क्रम के अनुसार, या जो क्रम निर्धारित है। यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, या जैसी स्थिति हो। यथा स्थान, स्थान के अनुसार, या जो स्थान निर्धारित है। यथा योग्य, नहीं सॉरी, यथा समय, समय के अनुसार, या जो समय निर्धारित है। यथा योग्य, यथा योग्य, जितना योग्य हो। यथा संभव, जितना संभव हो, या जितना संभव हो सके। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथोचित, जैसा उचित हो, जैसा उचित हो या जैसा उचित हो वैसा, दोनों ही कर सकते हैं हम। यथार्थ, ये संधि से बना शब्द है, समास हुआ और समास के बाद संधि हुई, यथा जमा अर्थ, तो यथार्थ का अर्थ है जैसा अर्थ हो वैसा, यानी कि वास्तविक।
ठीक है। और भर पेट, पेट भर, मैंने भर पेट भोजन किया है यानी पेट भर भोजन किया है, या पेट भर कर, ऐसा भी दोनों ही सही है। भरपूर, पूरा, भरा हुआ। भर सक, सक जो शब्द है ना, सक का अर्थ होता है क्षमता या सामर्थ्य, ठीक है। तो यहां हम करेंगे सक भर, इसका विग्रह होगा सक भर। सक का अर्थ है, इसके हम ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं, सक का अर्थ है सामर्थ्य, सामर्थ्य भर। इसका मतलब यह है कि जितना सामर्थ्य है उतना, ठीक है। तो ये है अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। इसके बाद हम और उदाहरण देखते हैं। आ जन्म का विग्रह होगा जन्म से, यहां आ से के रूप में परिवर्तित होगा, ठीक है। और आजीवन, आजीवन यानी कि जीवन भर, जैसे भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। आमरण, मरण तक या मरण पर्यंत, जैसे आमरण अनशन, ठीक है। यानी जब तक मरण न हो तब तक अनशन, अनशन का अर्थ है भूख हड़ताल। आकंठ, कंठ तक, ठीक है। जैसे कहते हैं कि वह आकंठ कर्ज में डूब गया, यानी कि कंठ तक कर्ज में डूब गया। आ जानू, जानू जो शब्द है, जानू का अर्थ है घुटने, ठीक है। तो आ जानू का अर्थ है घुटनों तक, घुटनों तक, घुटने नहीं लिखेंगे, घुटने तक यानी कि एक वचन हो जाएगा, जबकि घुटनों बहुवचन में आएगा, ये घुटनों तक। आपाद मस्तक, पाद का मतलब है पांव, चरण, मस्तक मैंने माथा, तो आपाद मस्तक का विग्रह होगा पाद से मस्तक तक। एक बात और, विग्रह करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो शब्द इसमें दिए हुए हैं समस्त पद में, हम यथासंभव उन्हीं का प्रयोग करेंगे। हम अपनी तरफ से पाद का जो अर्थ है पद है या चरण है या पांव है, इस तरह से परिवर्तित करके नहीं लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि पैर से माथे तक। जो शब्द दिए हुए हैं यथासंभव उन्हीं का प्रयोग करें। किसी विशेष परिस्थिति में शब्द बदलना पड़ जाए वो एक अलग बात है, नहीं तो इसी मूल शब्द का जो इसमें दिए हुए हैं समस्त पद में उनका ही प्रयोग करें। आबाल वृद्ध, बाल से वृद्ध तक, इसका अर्थ है यानी बच्चों से बूढ़ों तक, अर्थ तो यही है, लेकिन हम यहाँ वृद्ध की जगह बूढ़ा नहीं लिखेंगे, बाल की जगह बालक या बच्चा नहीं लिखेंगे। निर्विवाद, इसमें निर उपसर्ग है, निर्विवाद यानी विवाद से रहित। ये सारे उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, निर भी उपसर्ग है, और ये भी सारे के सारे उपसर्ग ही इसमें प्रयुक्त हुए हैं। निर्विकार, विकार से रहित, अर्थात जिसमें कोई विकार न हो। निर्भय, भय से रहित। निडर, डर से रहित, या बिना डर के, ये भी लिख सकते हैं हम। निधड़क, बिना धड़के, और बेधड़क का भी यही अर्थ होता है। यहां धड़क शब्द में नी उपसर्ग लगा है, यहां धड़क शब्द में बे उपसर्ग लगा है। बेधड़क, बिना धड़के। नीरस, संधि विच्छेद करेंगे तो निह जमा रस बनेगा और उपसर्ग होगा निर, ठीक है। नीरस यानी रस से रहित, या रस के बिना, या बिना रस के। हम कोई भी विग्रह कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि शब्दों को हमने रटना है। विग्रह का मतलब होता है कि समस्त पद को
फिर से उसी स्थिति में लेकर जाना है जिनसे वो शब्द बना था, समस्त पद बना था। तो नीरस यानी जो रस से रहित है, जो बिना रस के है, जो रस के बिना है, तो वो सारे ही अर्थों से एक ही शब्द बनता है, नीरस। तो विग्रह इसी पर आधारित होता है कि वो किस भाव को लेकर बना है, उस समस्त पद को वापस उसी भाव में ले जाएंगे तो वो उसका विग्रह हो जाएगा। अगर हम भाव को समझते हैं तो हमारा विग्रह गलत नहीं होगा। ठीक है, निरोग, रोग से रहित, या बिना रोग के, या रोग के बिना, सभी हो सकते हैं। नीरव, ये रव शब्द है, रव का अर्थ होता है ध्वनि। नीरव, ध्वनि से रहित, तो यहां हम रव शब्द का ही प्रयोग करेंगे, रव से रहित। रव का अर्थ ध्वनि है, पर ध्वनि शब्द यहां लिखेंगे नहीं। निरंध्र, रंध्र से रहित। रंध्र होता है हमारे शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। तो निरंध्र, रंध्र से रहित। अब इनका विग्रह देखिए, प्रतिपल। प्रतिपल का विग्रह होगा प्रत्येक या हर पल। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, यानी हर भी लगा सकते हैं, मैं बार बार नहीं लिख रहा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिमाह, प्रत्येक माह। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रतिशत, प्रत्येक शत, शत मैंने 100। प्रत्यंग, यहां संधि भी हो गई है, प्रति जमा अंग, तो यहां प्रत्येक अंग। और प्रत्येक शब्द जब आ गया तो प्रत्येक प्रति जमा एक की संधि से बना है, तो इसको हम लिख देंगे हर एक। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। और अगर हम हर और एक शब्द को एक साथ जोड़ते हैं तो ये शब्द बन जाता है हर एक। हालांकि ऐसा संधि नहीं है, संधि में तो क्या होता है कि अ के बाद ए आता है तो अय बनता है वृद्धि संधि में। लेकिन यहां परंपरागत एक संधि है कि हर ए और एक शब्द का मिलकर हर एक शब्द बना है, तो इसको हर और एक ऐसे लिख सकते हैं या हर एक लिख सकते हैं। प्रतिहिंसा, अब यहां देखिए, यहां तक जो शब्द थे प्रत्येक तक, यहां तक एक ही प्रकार के थे। इनमें सब में प्रति जो है वो प्रत्येक में या हर में बदल रहा था, पर यहां से लेकर और यहां तक जो शब्द है इनमें प्रति प्रत्येक में नहीं बदलेगा। प्रतिहिंसा का अर्थ क्या होता है? ये तो अर्थ के अनुसार उसका विग्रह हो रहा था। अब प्रतिहिंसा का अर्थ प्रत्येक हिंसा नहीं होता। प्रतिहिंसा का मतलब होता है कि जब आप हिंसा करते हैं और जिसके प्रति आप हिंसा करते हैं वो जब बदले में आपके प्रति हिंसा करता है तो उसे प्रतिहिंसा कहा जाता है। एक शब्द है हिंसा, एक है प्रतिहिंसा, यानी हिंसा के बदले हिंसा, उसे कहते हैं प्रतिहिंसा। तो इसका विग्रह होगा हिंसा के बदले हिंसा। ठीक है। इसी तरह प्रतिघात, घात मैंने चोट या प्रहार, तो प्रतिघात का विग्रह होगा घात के बदले घात। यहां संधि हो रही है, यहां प्रति जमा आघात शब्द है, तो यहां आघात, घात की जगह आघात हो जाएगा बस, आघात के बदले आघात। ठीक है। ये प्रति जमा आशा है, आशा के बदले आशा। प्रत्युत्तर, प्रति जमा उत्तर, उत्तर के बदले में उत्तर। प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार। यानी जब आप किसी का उपकार करते हैं
और उसके बदले में वो भी आपका उपकार करता है, तो उसके द्वारा किए गए उपकार को प्रत्युपकार कहा जाएगा। प्रत्युपकार, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रत्याघात, प्रतिघात, ये जो बाद का पद है इसके होने के बाद की क्रिया है। जैसे प्रत्युपकार तब होगा जब पहले उपकार होगा, ठीक है। प्रत्युत्तर तब होगा जब पहले उत्तर होगा। आशा तब हो, प्रत्याशा तब होगी जब पहले आशा होगी, आशा के बदले आशा, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। ये प्रत्युपकार शब्द है, ये प्रत्यपकार है, इसमें अपकार शब्द है। प्रति जमा अपकार, अपकार माने अहित, ठीक है। प्रत्यपकार यानी अपकार के बदले अपकार, यानी आप किसी का अहित करते हैं और बदले में वो भी आपका अहित कर देता है, तो उसके द्वारा किए गए अहित को प्रत्यपकार कहा जाएगा। प्रत्यक्ष, अब यहां थोड़ी स्थिति अलग है। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रति जमा अक्ष। ये जो शब्द है ये है अक्ष, वास्तव में ये अक्ष नहीं है, ये शब्द है अक्षी। देखो, एक शब्द होता है अक्ष और एक शब्द होता है अक्षी। अक्ष तो होता है धुरी, कि जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष मैंने धुरी। लेकिन जो अक्षी है, ठीक है, अक्षी का अर्थ होता है आंख। जो ये आंख शब्द है, तद्भव शब्द है, ये संस्कृत के इस अक्षी शब्द का ही विकृत रूप है। इसी तत्सम शब्द से ये तद्भव शब्द बना है। जब संधि में अक्षी शब्द का प्रयोग होता है तो संधि करते समय अक्षी को अक्ष में बदल देते हैं। इसकी ये जो ह्रस्व ई है इसका लोप हो जाता है। जैसे अब इसमें क्या होगा, ये है प्रति, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति जमा अक्ष होगा, ठीक है। लेकिन ये अक्ष अक्षी है, धुरी वाला अक्ष नहीं है, ठीक है। और इस अक्ष का मतलब आंख हो गया और प्रति का मतलब है सामने। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। यहां आंख शब्द नहीं लिखेंगे, एक वचन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक आंख के सामने नहीं, आंखों के सामने, तो आंखों के सामने। और यही जो शब्द है समक्ष, ये भी इसी तरह से बना है। इसमें शब्द है ये अक्षी, जो कि अक्ष में बदल गया, और इससे पहले एक उपसर्ग लगा हुआ है सम, ये, ठीक है। सम जो म को हल चिन्ह लगा हुआ है, ये एक उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग नहीं होता। ये सम एक शब्द है, सम का मतलब है समान, ये एक उपसर्ग है, ठीक है। तो सम जमा अक्ष समक्ष बन गया। इसका विग्रह भी है आंखों के सामने। अब देखिए, अत्युत्तम जो शब्द है इसका विग्रह, ये अति जमा उत्तम की संधि से बना है और इसका विग्रह होगा उत्तम से भी अधिक। जैसे एक होता है उत्तम यानी बढ़िया, और अत्युत्तम यानी उत्तम से भी और उत्तम, उत्तम से भी अधिक। अत्यावश्यक, जो आवश्यक है उससे भी अधिक। अत्याधुनिक, अति जमा आधुनिक शब्द से बना है, आधुनिक से भी अधिक। अत्यल्प, अति जमा अल्प, अल्प से भी अधिक। इसका विग्रह ये नहीं करना कि अल्प से भी अल्प, नहीं, अल्प से भी अधिक, यानी अधिक का मतलब यही है, अल्प से भी ज्यादा अल्प, ठीक है। लेकिन हम यही लिखेंगे अल्प से भी अधिक। अत्यधिक का जो अधिक है उससे भी अधिक, ठीक है, यानी बहुत अधिक। अत्यंत, अंत से भी अधिक,
ये इनके विग्रह होंगे। अब ये वो शब्द हैं, वे समस्त पद हैं जिनमें एक ही शब्द की पुनरुक्ति हुई है। जैसे यहाँ जो पूर्व पद है वो भी हाथ है और उत्तर पद भी हाथ है। रातों रात, कानों कान, बीचों बीच, आप सभी देख सकते हैं सब में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही है। तो इनका विग्रह कैसे होगा, आप इसका अर्थ ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि एक तरीका पकड़ लिया और उस तरीके से सबका विग्रह कर दिया, नहीं। अभी आप देखेंगे कैसे होगा। हाथों हाथ, जैसे उसकी पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, तो हाथों हाथ का मतलब है कि हाथ ही हाथ में, यानी उस पुस्तक को कहीं दुकान पर कहीं और ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही आई हाथों में ही पुस्तक थी और हाथों से ही लोग ले गए, बिक गई। तो इसका अर्थ है हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में। रातों रात, इसका भी अर्थ होगा, विग्रह होगा रात ही रात में। यानी हम यूं कहें कि चोरों ने रातों रात 10 दुकानों के ताले तोड़ दिए। तो रातों रात तोड़ दिए, इसका मतलब है रात ही रात में, सुबह नहीं होने दी। कानों कान, यह बात कानों कान फैल गई, तो कानों कान का मतलब है कान ही कान में, ठीक है, एक कान से दूसरे कान में। बीचों बीच, बीच ही बीच में, जैसे हम यूं कहें कि सड़क के बीचों बीच मत चलो, अर्थात सड़क के बीच ही बीच में मत चलो। अब यहां तक जो विग्रह था वो अलग था। अब आप देखेंगे दिनों दिन शब्द है। अब हम इसका ऐसे विग्रह कर दे जैसे रातों रात का किया था, रात ही रात में। दिनों दिन का कर दे दिन ही दिन में, वो भाव जो समान भाव है वो नहीं निकलेगा। जैसे हम यूं कहें कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या दिनों दिन का अर्थ दिन ही दिन में बढ़ती जा रही है? नहीं, दिनों दिन का मतलब है दिन के बाद दिन, यानी कि दिन के बाद दिन। एक दिन महंगाई थी, अगले दिन उससे तो कुछ ज्यादा हो गई, उससे अगले दिन उससे ज्यादा हो गई। दिन के बाद दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है। तो यहां इसका विग्रह दिन ही दिन में नहीं होगा। सालों साल, तो साल के बाद साल, यही इसका विग्रह होगा। सालों साल गुजर गए, यानी कि साल के बाद साल, उसके बाद फिर साल, उसके बाद साल, इस तरह से ये इसमें इसका ये विग्रह बनेगा, न कि साल ही साल में। मंद मंद, अब यहां देखिए, यहां के बाद फिर स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब यहां मंद मंद एक ही शब्द बिल्कुल दूसरे रूप में बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मंद मंद का विग्रह होगा, जैसे हम कहें कि मंद मंद चलो, या वह मंद मंद चल रहा है, मंद मंद पवन बह रही है। तो मंद मंद यानी बिल्कुल मंद, बिल्कुल मंद, ये इसका विग्रह हो जाएगा। साफ साफ, बिल्कुल साफ, जैसे हम कहें कि अपनी बात साफ साफ कहो, इसका मतलब है बिल्कुल साफ कहो। दाने दाने, जैसे हम ये शब्द कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो दाने दाने का मतलब हर दाने पर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इसका विग्रह हर दाने। जो बिल्कुल शब्द है इसमें ल आधा भी आता है, पूरा भी आता है, दोनों सही है। मूल रूप में जो उपसर्ग होता है वो होता है, अरबी फारसी का उपसर्ग है बिल, इसमें ल आधा होता है। और कुल शब्द के साथ जब ये बिल जुड़ता है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अब हिंदी में इसको ऐसे भी लिखा जाने लगा है, बिल्कुल। तो ये दोनों रूप सही है। घर घर शब्द है हर घर, जैसे हम कहें कि घर घर को सजाया गया, घर घर में खुशियां मनाई गई, तो वहां घर घर का विग्रह होगा हर घर। पल पल, हर पल, मैं पल पल उसे याद करता हूं, तो हर पल इसका विग्रह होगा घड़ी घड़ी, यानी हर घड़ी। तुम उसे घड़ी घड़ी टोकते रहते हो, घड़ी घड़ी यानी हर घड़ी। जो पल पल शब्द है, घड़ी घड़ी शब्द है, ये कुछ समय के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं बता देता हूं।
पल या क्षण एक ही बात है, और ये 24 सेकंड का होता है। एक पल या एक क्षण 24 सेकंड का होता है। और एक जो घड़ी होती है, ये घड़ी वॉच नहीं है, क्लॉक या वॉच नहीं है, ये घड़ी समय का एक भाग है, समय का एक तरीका है, इकाई है समय की। तो घड़ी जो है, इसका जो समय होता है वो होता है 24 मिनट। पल 24 सेकंड का होता है और घड़ी 24 मिनट्स की होती है। तो ये इनके विग्रह हुए। विग्रह करते समय भाव को, अर्थ को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, ये सारे वे उदाहरण हैं जो हिंदी में अव्ययी भाव समास में शामिल हो गए हैं। इनमें दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि कुछ स्थितियों में, कुछ उदाहरणों में ऐसा भी है कि पूर्व पद प्रधान नहीं है, उत्तर पद प्रधान है, फिर भी वे अव्ययी भाव समास हैं। अव्ययी भाव समास ये इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों जो पद हैं, जैसे पूर्व पद इच्छा है, इच्छा शब्द एक विकारी शब्द है, इच्छाएं, इच्छाओं, इसके रूप बदल सकते हैं। लेकिन जब ये अनुसार शब्द के साथ जुड़ा तो ये इच्छानुसार शब्द बन गया। अब इच्छानुसार का इच्छानुसारों, इच्छानुसारें नहीं बन सकता, तो ये समस्त पद ही अव्यय बन गया है। वो अव्यय बना है इस शब्द के अनुसार, इसके अनुसार, इसलिए ये अव्यय भाव समास में शामिल है। तो इच्छानुसार का विग्रह होगा, जैसा इसका अर्थ दिखाई दे रहा है, इच्छा के अनुसार। ये है आवश्यकता के अनुसार। अनुसार वाले जितने शब्द हैं वो सारे इसी में आएंगे, जैसे निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, ध्यान पूर्वक। जो पूर्वक है इसका अर्थ होता है के साथ, तो ध्यान पूर्वक का विग्रह होगा ध्यान के साथ, यानी मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, यानी ध्यान के साथ सुनो। विश्वास पूर्वक, मैं यह बात विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, या निश्चय पूर्वक, निश्चय के साथ हो जाएगा, ये आगे है ही, निश्चय के साथ। इनमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है इसको पूर्वक नहीं लिखना कि भाई निश्चय के पूर्वक, ऐसा नहीं लिखना। पूर्वक अर्थ के साथ है, यहां आपको इसके अर्थ में लिखना है, क्योंकि ये जो उपसर्ग है, या ये जो उपसर्ग नहीं कहेंगे हम, इसको प्रत्यय कहेंगे। जैसे ये जो प्रत्यय है, तो इनका जो अर्थ है वो उस अर्थ में ही आएंगे, ये अपने मूल रूप में नहीं आएंगे। मरणोपरांत, मरण के उपरांत, यानी मृत्यु के पश्चात, कि उसे मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तो मरण के उपरांत, विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, शिक्षार्थ। ये शिक्षा जमा अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है के लिए, तो शिक्षार्थ, शिक्षा के लिए, और सेवार्थ हो गया सेवा के लिए। जैसे हमारे विद्यालयों के बाहर लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, यानी कम टू लर्न, गो टू सर्व। शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए समाज में जाइए। ठीक है, तो हितार्थ, हित के लिए, मैंने यह कार्य आपके हितार्थ किया है। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, लेकिन जहां अव्ययी भाव समास की पुनरुक्ति वाली विशेषता आती है, वहां पहला पद अव्यय या उपसर्ग नहीं होता, वहां पहला पद संज्ञा होता है। जैसे हमने किया
रातों रात। तो इसमें जो पहला पद है वो रात है, हालांकि रातों शब्द बन गया है पर ये उसका परिवर्तित रूप है, और दूसरा जो शब्द है वो भी रात है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही रात शब्द हैं, और रात क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ये अव्यय या उपसर्ग नहीं है। कानो कान, इसमें भी कान शब्द संज्ञा है, ठीक है। पल पल, इसमें भी दोनों जो पद हैं वो संज्ञा है, अव्यय नहीं है। लेकिन जो सबसे विशेष बात यह है कि ये चाहे संज्ञा शब्द हो, लेकिन जब ये दोनों इस तरह से जुड़ जाते हैं और एक समस्त पद बन जाते हैं तो ये अव्यय का काम करते हैं, अव्यय की तरह कार्य करते हैं। ये इसकी खास बात है। कान शब्द, अब इस कानो कान शब्द का वचन परिवर्तित नहीं हो सकता कि कानो कानो इस तरह से बन जाए, नहीं बन सकता। रातों रात है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि समास का जो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा है और आपको समझ में आया होगा। आगे की हमारी वीडियोस में भी इसी प्रकार से हर एक भेद के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।